ओके, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। नाउ सी हियर, अब हमें यहाँ पे देखना है कि कॉस ऑफ साइन थीटा और साइन ऑफ कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो साइन ऑफ कॉस थीटा और कॉस ऑफ साइन थीटा के बीच में रिलेशन निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कॉस और साइन के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। तो कॉस और साइन के बीच में तो बहुत सारे रिलेशन है, राइट। वी ऑल नो दैट कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये भी है। एक रिलेशन ये भी है कि कॉस पाई बाई टू माइनस साइन थीटा वो आपका हो जाएगा साइन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। पर वो तो फिलहाल हमें चाहिए ही नहीं, साइन ऑफ कॉस थीटा और समथिंग ऐसा ही सही है। मतलब अगर यहाँ पे मान लो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा हो, ओके, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा हो जाएगा, एंड साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी है, राइट। बट जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा लिखूंगा तो मुझे साइन ऑफ कॉस थीटा मिलेगा। साइन पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा मैं लिखूंगा तो मुझे साइन ऑफ थीटा मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन पहले मैं इन दोनों के बीच में ला सकता हूँ या नहीं, तो वो देखते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे लिखना हो साइन और कॉस दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो साइन प्लस कॉस ये एक्सप्रेशन की अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। साइन प्लस कॉस इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या आपको फॉर्मूला याद है? समथिंग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ याद है? ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी उसकी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजंट इट? क्या याद है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, आई होप कि आपको याद है। तो यहाँ पे ए आपका 1 है, बी भी आपका 1 है, राइट। ए कॉस बी साइन बोल सकते हो, इधर ए साइन बी कॉस बोल सकते हो। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी √2, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी -√2। ओके, चलो अब सिंस हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपके पॉजिटिव ही होंगे, राइट। मैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आई कैन से साइन प्लस कॉस इज लेस देन और इक्वल टू √2। बट अब मुझे √2 के साथ उन्हें कंपेयर नहीं करना है, मुझे पाई बाई टू के साथ कंपेयर करना है। क्यों पाई बाई टू के साथ कंपेयर करना है? बिकॉज मुझे ये पता है पाई बाई टू माइनस थीटा पे रिलेशन है मेरे पास, ठीक है। जो ये चीज ही है जो ये क्वेश्चन को ट्रिकी बना रही है, ठीक। तो √2 की वैल्यू मुझे पता है वो 1.41 समथिंग होती है। पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? पाई इज 3.14 डिवाइड बाई 2। तो 3 डिवाइड बाई टू 1.5 होगा और ये 1.57 होगा, राइट। तो अगर √2 और पाई बाई टू में के बीच में मैं रिलेशन लाऊं तो आई ऑलवेज नो √2 इज लेस देन पाई बाई टू। Isn't it? Please give me some response. √2 is always less than pi by 2 or not? So if √2 is always less than pi by 2, then definitely sine plus cos is always less than pi by 2. Isn't it? अब कोई भी किसी भी एक फंक्शन को आप उस तरफ ले जा सकते हो। इधर आप साइन को ले जाओ, इधर आप कॉस को ले जाओ, राइट। तो सपोज मैं कॉस को लेके जाता हूँ, तो साइन ऑफ और साइन थीटा विल बी लेस देन pi by 2 minus cos theta. So here sin theta will be your less than pi by 2 minus cos theta. Now अब आपको cos sin theta का रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे मेरे पास यहाँ पे LHS में साइन है तो उसके ऊपर मुझे cos को लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे cos लगा रहा हूँ LHS RHS दोनों तरफ, एंड इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? सो इन यू ऑल नो दैट साइन इंक्रीजेज इन, साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है बोलो? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि साइन आपका फर्स्ट एंड फोर्थ में इंक्रीज करता है, कॉस आपका इंक्रीज करता है थर्ड एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आपका डिक्रीज होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। देयरफॉर कॉस ऑफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा। ओके, सो देयरफॉर कॉस ऑफ साइन थीटा will be greater than cos pi by 2 minus cos theta, and cos pi by 2 minus theta is nothing but sin theta, so it is sin cos theta। और आपको यही, आपको क्या पूछा है? cos sin theta का कंपैरिजन पूछा है, यस। सो cos of sin theta will be greater than sin of cos theta, this will be our answer। पता चला कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट। है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट, बट एग्जाम में क्लिक नहीं होता कि कैसे करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार वापस थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहा हूँ। तो वी ऑल नो दैट यहाँ पे cos sin और sin cos के बारे में आपको एक रिलेशन पूछा गया है, और साइन कॉस और कॉस साइन के अगर आप सारे रिलेशन याद करो तो पहला है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, बट वो लेने से कुछ होगा नहीं।
cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, वो हमें दूसरा पता है, मोस्ट कॉमन रिलेशन। हाँ, अगर उसमें थीटा की जगह यहाँ पे sin थीटा हो तो वो sin ऑफ sin थीटा हो सकता है, अगर cos थीटा हो तो cos पाई बाय 2 माइनस sin थीटा आपका sin ऑफ cos थीटा हो सकता है। तो वो कुछ हम कर सकते हैं, मतलब हमें sin और cos और पाई बाय 2 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो साइन और कॉस के बीच में और क्या रिलेशन है, मतलब साइन और प्लस का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पाई बाय 2 के साथ का हमें रिलेशन चाहिए। तो वी ऑल नो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2 मिलेगी। तो वहां से हमें पहले ये मिल जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन √2। ठीक है, अब पाई बाय 2 के साथ उसको कंपेयर करना है, तो √2 इज 1.41 एंड पाई बाय 2 इज 3.14/2, दैट इज 1.57। सो √2 इज ऑलवेज लेस देन पाई बाय 2, तो साइन प्लस कॉस इज ऑलवेज लेस देन पाई बाय 2। अब यहाँ से कोई भी एक को आप आरएचएस में लेके जाओ, फिर आइदर आप साइन लगा सकते हो या कॉस लगाओगे। साइन लगाओगे तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी एज इट इज। कॉस लगाओगे तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 37। Now here the value of lambda for which हमें lambda फाइंड करना है, for which x plus y minus 3 equal to 0, 1 plus lambda x plus 2 plus lambda y minus 8 equal to 0, x minus 1 plus lambda y plus 2 plus lambda equal to 0 आर कंसिस्टेंट। ओके, ये तीनों पहले ये मुझे बताओ, ये कंसिस्टेंट वाला याद है सारी चीजें? अगर वो कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, ये मैंने आपको दिखाया था क्या सारे फॉर्म में? मतलब इसको हम क्रैमर्स रूल के फॉर्म में भी, और दूसरा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो आपको याद रखा है वो। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। ओके, तो वहां से आपको अगर सारे रूल्स पता है तो वो हो जाएगा। क्या ये चीज मैंने दिखाई थी कंसिस्टेंट वाली, और वो सारी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्रैमर्स बताया था? ठीक है, तो क्रैमर्स से कंसिस्टेंसी वाला दिखाया था। ठीक है, क्रैमर्स और उसको मैंने कंपैरिजन कराया था। क्रैमर्स में अगर कंसिस्टेंट हो तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, इनफाइनाइट रूट के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी, नो रूट्स के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी, यूनिक रूट के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी, वो सब याद है? ओके ग्रेट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, बोलो एनीवन? कंसिस्टेंट का मतलब कौन कौन से रूट्स मिलेंगे? कंसिस्टेंट मतलब क्या, इनफाइनाइट रूट्स मिलेंगे, नो रूट्स मिलेंगे, यूनिक रूट्स मिलेंगे, कौन सा रूट मिलेगा? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी? इनफाइनाइट और यूनिक, राइट। हाँ, कंसिस्टेंट मतलब आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। कंसिस्टेंट मींस आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। सो इट कैन बी इनफाइनाइट रूट्स, आपको इनफाइनाइट रूट्स मिल सकते हैं या यूनिक रूट मिल सकते हैं, राइट। बट इट कांट बी नो रूट्स, नो रूट्स वाला तो केस होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ये दोनों हो सकते हैं आपके, इनफाइनाइट है, यूनिक हो सकता है। तो इन दोनों के लिए कंडीशन क्या है? यूनिक के लिए आपकी कंडीशन क्या थी, राइट? नो सॉल्यूशन मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, नो रूट्स या नो सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। चलो, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको याद हो हम तीन डिटरमिनेंट देखे थे, डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। आप डी एक्स डी वाई डी जेड को डी वन डी टू डी थ्री भी बोल सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी? यस, डी शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। कोई एक सॉल्यूशन तो जीरो भी हो सकता है ना। तो डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए कुछ नहीं है, राइट। डी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बट व्हाट अबाउट फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? आई थिंक कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू डी, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो कॉमन कंडीशन क्या है अगर वो इनकंसिस्टेंट है? तो सॉरी, कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट के लिए कॉमन कंडीशन क्या है? कि यहाँ पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ? डी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नहीं, ये तो मुझे याद है, इनफाइनाइट में तो जीरो होगा, इनफाइनाइट में तो डी जीरो होगा। व्हाट अबाउट यूनिक? आई थिंक कुछ गलती हो रही है शायद।
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यूनिक के लिए डी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। सर यूनिक एंड इनफाइनाइट डू नॉट हैव कॉमन कंडीशन। कोई कॉमन कंडीशन पर मुझे ये पता है कंसिस्टेंट के लिए कोई कॉमन कंडीशन तो है एटलीस्ट। कंसिस्टेंसी के लिए कोई कि वो एडजॉइंट है और उसके फॉर्म में लिखा था। कंसिस्टेंसी के लिए कोई तो कॉमन कंडीशन है। वेट मुझे देखना पड़ेगा। अभी जस्ट 12th वालों को कराया था तो अभी मतलब 2 वीक्स तो हो गए ऑलमोस्ट। ओके। कंसिस्टेंसी के लिए कुछ तो कॉमन कंडीशन थी। अच्छा मतलब यूनिक और उसके लिए जीरो कंडीशन है। अच्छा ये उस दिन क्लास में कराया था। ओके थैंक यू अंशिका। सो डिटर्मिनेंट इज अच्छा है, आप नोट्स बना रहे हो। मैं हर बार सोचता हूँ, हर बार छूट जाता है। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन डी इक्वल टू जीरो, फॉर नो सॉल्यूशन एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ ये याद है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट। सो गिव मी 1 minute, सर्चिंग एज वेल। ओके सो इट इज राइट राइट। तो अब यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको बोला है तो दोनों का पॉसिबिलिटीज होंगी। आई थिंक सी आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके। एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये कंसिस्टेंट हो उसके लिए आपको फाइंड करना है। बट कंसिस्टेंट के लिए आपके पास दो अलग अलग कंडीशन है। इसके लिए आपके सारे जीरो होने चाहिए और इसके लिए डी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें डिटर्मिनेंट जीरो लिया गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकती है क्योंकि कोई कॉमन कंडीशन तो नहीं है। क्योंकि यूनिक के लिए डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इनफाइनाइट के लिए डी जीरो होगा। आई थिंक आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए कि आइदर इट शुड हैव नो रूट्स और इनफाइनाइट रूट्स, या आपको क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए कि इट इज नॉट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। राइट। तो हम जा सकते हैं। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। जब आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लेंगे फिर आपके लिए वो आसान है। राइट। सो हियर योर नॉर्मल डिटर्मिनेंट विल बी वन, वन प्लस लैम्बडा, फिर नीचे अगेन वन, वन टू प्लस लैम्बडा, नीचे माइनस ऑफ वन प्लस लैम्बडा, माइनस थ्री, माइनस एट, टू प्लस लैम्बडा इक्वल टू। सो वन, वन प्लस लैम्बडा वन, वन टू प्लस लैम्बडा, माइनस ऑफ वन प्लस लैम्बडा, माइनस थ्री, माइनस एट, टू प्लस लैम्बडा। चलो
अगर फिलहाल मैं इसको 0 ले रहा हूँ और मुझे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? डेफिनेटली आपको एक रूल याद ही होगा कि जब भी आपके पास वन हो बहुत सारे, तो एक वन की मदद से आप बाकी सबको जीरो कर सकते हो। मैं इसको भी जीरो कर सकता हूँ और इसको भी जीरो कर सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, सो चलो पहले ये फर्स्ट की मदद से दूसरे को जीरो करते हैं, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो योर डिस्क्रिमिनेंट विल बी फर्स्ट रो एज इट इज वन, वन प्लस लैम्बडा वन, वन माइनस वन जीरो, टू प्लस लैम्बडा माइनस वन प्लस लैम्बडा वन बचेगा, माइनस वन माइनस लैम्बडा माइनस वन, सो इट इज माइनस टू माइनस लैम्बडा। चलो अब माइनस थ्री, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो ये जीरो, थ्री प्लस लैम्बडा माइनस एट प्लस थ्री, इट इज माइनस फाइव प्लस थ्री लैम्बडा। थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो थ्री प्लस टू फाइव प्लस लैम्बडा। अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वन, आई कैन एक्सपांड। सो फाइव प्लस लैम्बडा इंटू वन, फाइव प्लस लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस टू माइनस लैम्बडा या थ्री लैम्बडा माइनस फाइव, ओके, इक्वल टू जीरो। अब दिस विल बी इक्वल टू फाइव प्लस लैम्बडा, माइनस बाहर निकाल दो, तो इट विल बी लैम्बडा प्लस टू, it is 3 lambda minus 5 equal to 0. So implies lambda plus 5 minus 3 lambda square minus, ये आपका 3 lambda into lambda 3 lambda square हो जाएगा, and after that 3 lambda square हो गया ना, right now ये आपका हो जाएगा 3 lambda को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री टू ज़ा 6 lambda माइनस 5 lambda माइनस प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10 इक्वल टू 0. Okay, so implies lambda plus 5 minus 3 lambda square minus minus plus 6 lambda, yeah, minus 6 lambda minus 5 lambda minus 11 lambda plus 11 lambda minus minus plus 10 equal to 0. Okay, so implies this will become plus 11 lambda plus 12 lambda, so minus 3 lambda square plus 12 lambda plus 10 plus 5 15 equal to 0. 3 कॉमन निकाल दो या माइनस 3 कॉमन निकाल दो, तो माइनस फोर लैम्बडा प्लस फाइव, फाइव कैसे फैक्टर निकाल लोगे, प्लस करके फोर आए, पॉसिबल ही नहीं, कुछ गलती, माइनस फाइव आएगा। सो फाइव कैसे फैक्टर निकाल लो कि माइनस करके फोर आए, तो फाइव वन जा फाइव, वी ऑल नो। ओके, तो लैम्बडा माइनस फाइव लैम्बडा प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट, एज्यूम करो दिस इज प्लस, तो लैम्बडा इक्वल टू फाइव या लैम्बडा इक्वल टू माइनस वन कॉमा फाइव। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है स्टूडेंट्स, ओह कुछ गलती हुई, कहीं तो मिस्टेक हुई, क्योंकि ये आंसर नहीं है। आंसर में आपको दिया है वन कॉमा माइनस फाइव बाई थ्री। सो लेट अस चेक फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ए 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 ए, देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एज वेल, z तो दिया ही नहीं है, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दे दिया, माइनस थ्री z होना चाहिए, फिर वन प्लस लैम्बडा एक्स प्लस टू प्लस लैम्बडा वाई माइनस, हाँ हाँ हाँ, वेट 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 समिता, तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में भी गलती है, बिकॉज एक तो z दिया नहीं है। ओके, सो विल एज्यूम दैट कि चलो लास्ट कोएफिशिएंट आपका z है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली होमोजीनियस केस लगेगा, समझना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, ओके नॉट गिव मी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वेट। सो आपके यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, समझना, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो। अब होमोजीनियस केस में एक सॉल्यूशन आपका फिक्स है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा ही नहीं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपका फिक्स है ऑलवेज, कि एक जीरो कॉमा जीरो सॉल्यूशन तो आपका होगा ही, क्योंकि जब भी आप x कॉमा वाई कॉमा जीरो आप जीरो 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 रखोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यू कैन सी ओवर हियर। और इस इक्वेशन को बोला जाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको नो सॉल्यूशन का केस होगा ही नहीं, ऑलवेज आपको एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, ट्राइवियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा ये आपको तब मिलेगा जब आपके यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस योर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेफिनेटली यहाँ पे dx dy dz आपके जीरो होंगे। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है जब आपको ये जीरो जीरो के अलावा
बहुत सारे जीरोस, बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। डेफिनेटली वहां भी एक 0,0,0 एक सॉल्यूशन होगा ही, बट बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, देन इट इज कॉल्ड योर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आपका डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी जेड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो योर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन हर बार मिलेगा ही, सो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज। इसमें इनकंसिस्टेंसी आएगा ही नहीं। ओके, सो क्वेश्चन में एक तो ये तो गलती है कि क्वेश्चन में आपको z नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे z आएगा, -3z -8z, और यहाँ पे z। और डेफिनेटली क्वेश्चन में अब आपको नो रूट्स वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन में आपको ये दे देना चाहिए था कि इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपकी ये कंडीशन होगी, डी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू डी वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू डी जेड इक्वल टू जीरो। बट डी एक्स डी वाई डी जेड भी आप ले सकते हो, कोई एक 0 0 0 रख दोगे। ठीक है, तो पहले हमने डी इक्वल टू जीरो लिया, अब कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई होगी, मैं उसको नहीं चेक कर रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना घर से। ठीक है, तो हमें ये आंसर मिलेगा। सो -1 -λ -1, तो -2 -λ, ये तो राइट ही दिख रहा है। तो फिर 3 -3 + 3 0, 3 + 3 λ, -5 + 3 λ, वो भी राइट दिख रहा है। 3 3 + 2 5 + λ, ये भी राइट दिख रहा है। 5 + λ माइनस ऑफ -2 - λ, -5 + 3 λ, वो भी राइट है। लैम्बडा प्लस 2 माइनस बाहर निकाल दो, इंटू 3 लैम्बडा -5, 3 लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, प्लस 3 2 6 लैम्बडा। ओके, देखो ये +6 लैम्बडा आएगा, यहाँ पे गलती हुई। ओके, तो ये आपका 3 2 +6 लैम्बडा आएगा। देन -5 इंटू लैम्बडा -5 लैम्बडा, -5 2 -10, वो ठीक है। 6 -5 +1 लैम्बडा होगा, +1 लैम्बडा के बाहर माइनस है, तो इसलिए वो आपका -1 लैम्बडा होगा। ओके, सो दिस इज माइनस लैम्बडा, so this is -3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, तो यही कैंसिल हो जाएगा। अरे ठीक है, तो माइनस, ये प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा तो आपका यही कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट 10 + 5 15 -3 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0। और कहीं गलती हुई क्या? ओके वेट, हे भगवान, माइनस बाहर निकाला तो ये लैम्बडा +2, हाँ। अरे हाँ, बाहर वाला प्लस हो जाएगा ना, राइट 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 राइट। माइनस बाहर निकाले इसलिए बाहर वाला आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस, तो ये आपका प्लस लैम्बडा। तो 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 15। लगता है मुझे आराम की जरूरत है। चलो, सो हियर यार 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 15 इक्वल टू 0, इजंट इट? चलो 15 3 जा 45 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 2 आए, यही होगा ना? नहीं, ये -10 होगा। देखो भाई देखो, -5 होगा। -5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 2 आए, तो वो तो पॉसिबल, ये 5 और 3 ही है। तो 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो लैम्बडा अगर कॉमन निकाल दो तो 3 लैम्बडा प्लस 5 -1, 3 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर करो, तो इफ लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू 1, 3 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू -5/3। इज इट क्लियर? तो लैम्बडा इक्वल टू 1, लैम्बडा इक्वल टू -5/3। फाइनली, सॉरी। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो कंसेप्ट बूस्टर हो गया ये। चलो इसके बाद भी अब इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, समझना। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि द मैट्रिक्स इक्वेशन 2/2 आपको दिया गया है, 2p 3 5, दिस इज योर मैट्रिक्स इक्वेशन, x1 x2 इक्वल टू 0 0। ठीक है, ये भी आपका होमोजेनियस है। एडमिट्स नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इफ p एज्यूम्स, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू क्या होगी, राइट? अब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? d इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो हम d इक्वल टू 0 ले लेंगे यहाँ पे, राइट?
सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस 2/2। तो अगर आप यहाँ पे d इक्वल टू 0 ले रहे हो तो डिटर्मिनेंट 2p3 इक्वल टू 0, सो इट विल बी इक्वल टू 5 टू 10 माइनस 3p इक्वल टू 0। तो 3p आपको हो जाएगा 10, तो p आपको हो जाएगा 10/3। इज इट क्लियर? ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ओके, सो p इक्वल टू 10/3। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्कल ऑफ रेडियस r passes through both foci and exactly 4 points on the ellipse with equation x square plus 16y square equal to 16, the set of all possible values of r in an interval close interval a to open interval b, what is a plus b? Okay, so I am repeating this question. समझना, अच्छा वाला क्वेश्चन है, कोई दूसरी टेस्ट शुरू हो रही है यहाँ से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8। सो सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसके रेडियस r है, सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इस passes through both foci और and exactly 4 points on the ellipse। चलो, तो एक आपको इलिप्स दिया गया है, ये इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16। सो ये इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, अब ये आर आपके जो भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है क्लोज इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल बी में है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ए प्लस बी। ठीक है, चलो अब और आपको कंडीशन दी गई है कि ये जो आपका सर्कल है, ये इलिप्स के सेंटर से पास कर रहा है, और नहीं, इलिप्स के दोनों फोकाई से पास कर रहा है, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, इलिप्स के एग्जैक्टली 4 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, समझना। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दैट सर्कल फर्स्ट। नहीं तो उससे पहले तो हमें पहले इलिप्स प्लॉट करना पड़ेगा। सो इलिप्स को ऑब्जर्व करो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, हाँ, एक मिनट, समिता कुछ पूछ रही है, वेट समिता। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16, यस इट इज राइट। सो समिता कुछ पूछ रही है, वेट, समिता इज टेलिंग दैट सर dx डिवाइड dz क्या है पिछले क्वेश्चन में? 39 0 0 39 में आपको बस dx और dy मिलेगा, वो आपका 2/2 है तो dz तो नहीं मिलेगा, और dx dy दोनों आपका 0 ही होगा। ओके, चेक करो, ये कोई भी एक 0 रख दो ना, वो ऑटोमेटिक 0 होगा। dx क्या है, आपको x को 0 0 से चेंज करना है, तो अगर एक भी रो कॉलम 0 है तो उसका आंसर 0 ही होगा। सेम यहाँ पे भी, राइट, अगर आप x को 0 से रिप्लेस कर रहे हो, y को 0 से रिप्लेस कर रहे हो, या z को 0 से रिप्लेस कर रहे हो, अगर एक रो या कॉलम आपके डिटरमिनेंट में 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? 0। ओके, चलो अब इलिप्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलो, तो ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हम पहले प्लॉट कर देते हैं। राइट, अब एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। So here your a square equal to 16, b square equal to 1, right? And here your a square is greater than b square. A square is greater than b square मतलब आपको पता है कि इस टाइप का आपको इलिप्स मिलेगा, right? A square less than b square, अगर आपका a square less than b square होता तो आपको ऐसा इलिप्स मिलता, isn't it? मतलब आपकी मेजर एक्सिस अब ये होगी, और एसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, सिंस a square is greater than b square, तो क्या होगा? ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होता था तो हम क्या लिखते थे? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, isn't it? Because e is less than 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अरे कुछ गलती हो गई, वेट, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होता था तो हम ऐसा लिख देते ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे वो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। b square is 1, a square is 16, 1 minus a square. So 1 minus a square is 1 by 16. So e square will be 1 minus 1 by 16, 15 by 16.
तो ई विल बी एसेंट्रिसिटी तो आपके पॉजिटिव ही आएगी, तो √15/4, राइट, एंड डेफिनेटली इट इज लेस देन 1। सो इसका अगर कोई यूज आए तो देखेंगे। सो सबसे पहले हम इलिप्स प्लॉट करते हैं। तो इलिप्स कुछ इस तरीके से मिलेगा पहले तो। ओके, चलो नाउ इसके पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, a,0 -a,0 b,0 -b,0। ओके, चलो चलो a,0, a is 4, isn't it? और क्या कुछ गलती हुई यहाँ पे? ओह, नॉर्मली तो है a² ग्रेटर देन b² है यहाँ पे, तो नॉर्मली आएगा ना, a² ग्रेटर देन b² के लिए ये आएगा, माय मिस्टेक। ओके, और ये आपका आएगा इसके लिए। ऐसा ही मिलेगा, राइट? चलो, so this will be your 4,0, this will be your -4,0, this will be your 0,1, this will be your 0,-1। चलो अब फोसाई या फोकाई आपके होंगे ए ई या ±AE,0। ओके, ए आपका 4 है, ई है आपका √15/4, तो डेफिनेटली वो √15 मिलेगा। ओके, √15 इज लेस देन √16, वी ऑल नो। सो ±√15,0। तो सपोज वो यहाँ पे है आपका √15,0 और यहाँ पे -√15,0। अब सर्कल की रेडियस r है और वो उसके 4 पॉइंट में से पास कर रहा है और 2 फोकाई से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके सर्कल का सेंटर यही होगा, रेडियस r है और वो फोकाई से पास कर रहा है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि ये 2 फोकाई से भी पास कर रहा है और ये 4 पॉइंट से जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि आपके सर्कल की रेडियस, राइट, यहाँ पे आपके सर्कल की रेडियस होगी √15, सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन। हमें हमें सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है कि सर्कल आपका दोनों फोकाई से पास हो और इन दोनों से पास हो, तो ये रेडियस आपकी उसकी क्लोज ए इंटरवल, मतलब आपकी उसकी रेडियस क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी में है, तो ए बी की सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे सर्कल के लिए। डेफिनेटली सर्कल का सेंटर अब हमें ऐसे रखना पड़ेगा कि वो ऑलवेज आपका -√15 और √15 से तो पास करे ही करे। ओके, और रेडियस चेंज करनी है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे उसके सेंटर के बारे में कुछ दिया गया होना चाहिए था, क्योंकि सेंटर एंड रेडियस साइमल्टेनियसली हमें चेंज करना है। ओके, सो आई थिंक इसके लिए फिलहाल मुझे ये नहीं पता चल रहा है। ओके, सर्कल का हम दूसरा क्या ले सकते हैं, तो इसको मैं देखूंगा बाद में। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन स्किप करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कोई हिंट मिल रही है सर्कल के लिए, एनीवन?
क्योंकि रेडियस और सेंटर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज करना है आपको, सेंटर के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो ठीक है, तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं, राइट। एंड नाउ 1 मिनट से कम टाइम बचा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आसान होगा तो हो जाएगा, लेट अस सी। तो मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड माइनस 2 आसानी है, बट शायद ना भी हो पाए, टाइम कम है। तो आज इतना रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कवर। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 8 तक हुआ, इसी क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। विल इट बी फाइन स्टूडेंट्स? ओके, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से मेहनत करते रहें, राइट। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट इन्फॉर्म मी, ओके, इफ यू वांट एनी गाइडेंस एनीथिंग। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।